जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 5 स्टार क्लासेज में। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, तो आज हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे। हमने फोर्स देख लिया था, अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। तो जानेंगे फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल किसे कहते हैं और घर्षण किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि घर्षण किसे कहते हैं। या तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन घर्षण बल उसे कहते हैं कि दो बॉडी के बीच कोई बल लग रहा हो और जो बॉडी अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रही हो, मतलब वो जहां पे है वहीं पे रहना चाहती हो, मतलब वो गति का विरोध कर रही हो, तो उस वहां पे जो बल लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल। अब जानते हैं कि घर्षण बल कितने प्रकार का होता है। तो घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे कौन कौन, सबसे पहले घर्षण बल आता है, तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा विस्तार में कि मान लिया जाए कि एक ये बॉडी है और ये एक टेबल है। टेबल पे बॉडी रखा हुआ है, तो जब हम बॉडी को इस तरफ धक्का देंगे तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लगेगा, क्योंकि जब भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो मोशन का अपोज करता है, यानी गति में विरोध उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ओके, तो घर्षण, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो घर्षण बल है, फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या है, एक प्रतिरोधी बल है, यानी प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला बल है। हमें यहाँ पे ये पता चला कि ये प्रतिरोधी बल है। जब वस्तु को हम इधर धक्का देंगे तो टेबल के द्वारा और इस ऑब्जेक्ट के सतह के द्वारा इस पे इधर फ्रिक्शनल फोर्स यानी गति को अपोज किया जाएगा। तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स में के प्रकार आप देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स के प्रकार कौन कौन होते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स में पहले आता है एस्थेटिक घर्षण बल। तो एस्थेटिक घर्षण बल यानी कि स्थिति, मतलब एक जगह स्थिर रहने वाला घर्षण बल, मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम बल लगा रहे हैं और वहां पे वो ऑब्जेक्ट घर्षण के कारण अपने स्थान में परिवर्तन नहीं ला रहा है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है और हम इस पे काफी सारा बल लगा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना आगे निकल रहा है ना इधर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका फ्रिक्शनल फोर्स है ये काफी ज्यादा है, इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये यहाँ पे एस्थेटिक घर्षण बल है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे ज्यादा है और हम कितना भी फोर्स लगा रहे हैं तो ये वस्तु अपने जगह को छोड़ नहीं रही है। तो ये हो गया एस्थेटिक घर्षण बल। अब एक और आता है गतिक घर्षण बल। वही लिख दिया मैंने, बल। तो ये क्या होता है, ये होता है कि वस्तु अगर गति में है तो उस पे जो बल लगता है उनके सतहों के बीच, मतलब गति में जो ऑब्जेक्ट है और जिस पर गति वो कर रही है उनके सतहों के बीच जो घर्षण बल लगता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, गतिक घर्षण बल, क्योंकि ये गति के दौरान लगता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये हो जाता है फोर्स, ये हो जाता है काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब आगे इसी में आता है, तो ये हम समझ लिए कि तो इसमें भी 2 प्रकार का हो जाता है। ये एक होता है सर्पी घर्षण
घर्षण बल, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो लुढ़कना स्टार्ट करता है। लुढ़कना स्टार्ट करता है, कोई ऐसे सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो धीरे धीरे खिसकना स्टार्ट करता है, यानी कि वो खिसक रहा है अपने प्लेन से। तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो क्या होगा? सर्पी घर्षण बल। इसका इंग्लिश हो जाता है सेल्डिंग, SLIDING, सेल्डिंग फ्रिक्शनल NAFORC, ये हो जाता है सेल्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि सर्पी घर्षण बल। और गति घर्षण बल का एक और होता है, वो क्या होता है? दूसरा लोटनी घर्षण बल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो रोल करता है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोलिंग, ROLLING, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, FORC। तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट करता है कि रोल करता है। जैसे किसी गेंद को जमीन पे हम फेंकते हैं तो वो कुछ दूर मतलब रोल करता हुआ जाता है। या हम पेन वेन अभी टेबल पे छोड़ देते हैं, तो अगर टेबल थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ होता है तो वो रोल करके आगे बढ़ता है, हम लोग का जो पेन होता है। तो वहां पे क्या लगता है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि लोटता हुआ जाता है, तो उसे लोटनी फ्रिक्शन यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब इसी में आता है रोलिंग फ्रिक्शन, ये गति घर्षण बल दोनों ही स्थिति में, सर्पी और लोटनी दोनों ही एक गति घर्षण बल के पार्ट है, क्योंकि दोनों गति कर रहे हैं। एक और आता है घर्षण बल, जो पीछे ही बताना चाहिए था, मैंने छूट गया था। तो वो क्या होता है? वो होता है सीमांत घर्षण बल, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल लिमिटिंग, यानी कि सीमांत घर्षण बल। यहां से नाम से ही पता चल रहा है कि लिमिटिंग का अर्थ हुआ कि एक सीमा, तय सीमा। तो मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हिलाने के लिए, यानी कि इसको हिलाने के लिए हमें 10 न्यूटन का बल चाहिए। हम 9 न्यूटन का बल दे रहे हैं, नहीं हिलेगा। 10 न्यूटन का बल हम जैसे ही देंगे उसके बाद वो अपना स्थान धीरे धीरे परिवर्तित करने लगेगा, मतलब आगे बढ़ने लगेगा। तो 9 न्यूटन तक ये क्या था? इसका लिमिट था कि 9 न्यूटन हम लगाएंगे तो वो नहीं बढ़ेगा, लेकिन 10 न्यूटन लगाते ही ऑब्जेक्ट बढ़ने लगेगा। तो जिस सीमा पे ये ऑब्जेक्ट बढ़ना चालू हो जाए, जिस बल पे वो ऑब्जेक्ट बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि सीमांत घर्षण बल। तो ये था घर्षण से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हमने घर्षण के बारे में जाना। एक दो चीजें होती हैं, जैसे कि घर्षण बल एक अपोजिट फोर्स है, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप लगाएंगे जिस दिशा में, यानी कि वो गति की दिशा के विपरीत होता है, मतलब गति को अपोज करता है। तो आप भी किसी ऑब्जेक्ट को गति दे रहे हैं उसके डायरेक्शन में, तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल लगेगा। और घर्षण बल में क्या होता है कि जो ये सीमांत घर्षण बल होता है या स्थैतिक घर्षण बल होता है, ये सारी चीजें अभिलंब बल जो लगता है यहाँ पे, मान लिया जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट है और हम जब इस पे इधर से फोर्स लगा रहे हैं और घर्षण इधर लग रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स नॉर्मल R लगेगा, ये क्या होगा? ये मान लिया जाए कि यहाँ पे हम लगाएं कौन सा फोर्स, यहाँ पे सर्पी घर्षण में लगा रहे हैं या लिमिटिंग में लगा रहे हैं, तो ये जो होगा ये सीमांत घर्षण बल और
ये अभिलंब बल के समानुपाती होगा, यानी कि फोर्स जो होगा, फोर्स सीमांत का Fs वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के। और यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो Fs बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एस आर। तो ये जो होता है म्यू एस, इसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है स्थैतिक घर्षण बल, तो इसे हम कहेंगे स्टैटिक। तो ये जो म्यू एस आया ये हो जाएगा Fs बटा में आर। तो ये जो होता है ये म्यू एस, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। अब आगे जब पूछा जाता है म्यू के, तो म्यू के हो जाता है क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और म्यू आर हो जाता है रोलिंग, ROLLING, रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो ये सारा कैसे निकलता है कि जो बल हम लगाते हैं वो अभिलंब, उस ऑब्जेक्ट पे अभिलंब बल के समानुपाती होता है, तो वहां से हम ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे एक क्वेश्चन बन के आता है कि पूछा जाता है कि स्थैतिक घर्षण बल और काइनेटिक घर्षण बल और रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स में कौन बड़ा होता है, गुणांक में कौन बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू आर। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो बड़ा होता है काइनेटिक कोफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट से, और काइनेटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बड़ा होता है रोलिंग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये डायरेक्टली बनता है और इस सीरीज में ही आंसर दिया जाता है, ऐसे ही सेम टू सेम। तो आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है। काफी जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक और लोटनी घर्षण गुणांक के गुणांकों में संबंध दर्शाएं, या ये दिए गए जो संबंध है वो सही है कि नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। और वहां पे ऐसे ऑप्शन भी दिए रहेंगे, उनको आप मार देंगे। या कहीं पे लिखा रहता है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक बड़ा होता है गतिक घर्षण गुणांक से। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। तो घर्षण का ये चैप्टर बहुत ही छोटा था जो समाप्त होता है। अगर हम लोग किसी दूसरे एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ज्यादा डीप जाना पड़ता, वहां पे न्यूमेरिकल भी होता और फार्मूला के बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट से मतलब है एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। तो ये था घर्षण। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।